हाय एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। हम लोगों ने आपके लिए रियल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट किया था फॉर डीडब्ल्यूएसबी टीजीटी। एंड हमने ये बात भी की थी कि ये कोर्स ना सिर्फ टीजीटी के लिए होगा बल्कि कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो लाइक पीजीटी, आरपीएससी या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, जहाँ कहीं पर भी रियल एनालिसिस पूछा जाता है उसके लिए ये कोर्स काम का होने वाला है। रियल एनालिसिस में ऑलरेडी हमारे कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें है सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड इनके पीवाईक्यूज। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस पर कुछ बात की थी। तो अगर आपने हमारे ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऐड कर दिया है, वहां से जाकर के आप हमारे ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो। साथ ही साथ हमारा ओडी का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, तो ओडी के कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से जाकर के आप हमारे ओडी के लेक्चर्स भी देख सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में कुछ चीजें डिस्कवर करेंगे एंड इनके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज पर चलने से पहले हम लोग जो हमारी पिछली क्लास थी उसका एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि पीवाईक्यूज को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक मैपिंग होता है, ए मैपिंग फ्रॉम टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए टू बी। नोटेशन क्या होता है? एफ ए से बी में। ये जो है फंक्शन, इफ each element of A associated with a unique element of B। यहाँ पर दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। ईच एलिमेंट ऑफ ए मतलब कि फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए के लिए कोई ना कोई एक मैपिंग होनी चाहिए जो कि बी के अंदर हो, और वो यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ए हमारा B1 पर भी मैप करे एंड B2 पर भी मैप करे। अगर ऐसा होता है तो वो एक फंक्शन नहीं है। और कहीं पर भी एक ऐसा ए एग्जिस्ट कर जाए ए के अंदर जिसके लिए कोई मैपिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इन दैट केस भी वो एक फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का नोटेशन हमने देखा है कि एफ ए से बी में, इसको डिनोट कैसे करते हैं? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वाई। ये हमारा क्या है? आउटपुट है फंक्शन का, जो कि बिलोंग करता है बी के अंदर। ये क्या है? हमारा इनपुट है एंड ये बिलोंग करता है ए के अंदर। एंड ये क्या है? रूल है या फिर एक रिलेशन या फिर एक मैपिंग, जो कि ए के एलिमेंट को बी में लेकर जा रही होती है। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होगा हमारा सेट ए, जहां से हमारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे फंक्शन इनपुट के। ऐसे ही कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है हमारा बी, जहां पर हमारे एलिमेंट्स की मैपिंग की जा रही होती है। रेंज क्या होता है? जो आउटपुट वैल्यूज का कलेक्शन होता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से नोटेशन किया जाता है। ये हमारा कहाँ से आएगा? ए के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स। क्लियरली ये जो होगा हमारा सबसेट होगा बी का।
तो इस तरह से हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद हमने फंक्शन को देखा था कि फंक्शन को ग्राफिकली किस तरह से टेस्ट किया जाता है, ग्राफ के थ्रू फंक्शन को कैसे पता किया जाता है कि कोई भी ग्राफ जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट भी करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो ये ग्राफ ले लेते हैं और एक ग्राफ कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ क्या होता है। लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक फंक्शन है एफ ए से बी में, ठीक है। तो हम लोग एक प्लेन लेते हैं। तो x1 हमारा कहाँ से आएगा, ए से, x2 भी हमारा ए से आ रहा है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स जो ए के होंगे वो एक्स एक्सिस पर होंगे, और जो भी आउटपुट वैल्यूज होंगी वो हमारे वाई एक्सिस पर होंगी। तो x1 की मैपिंग जहां कहीं पर भी हो रही है उसको हम नोट कर लेंगे, एंड ऐसे ही x2 के लिए हम नोट कर लेंगे, एंड सो ऑन। हम हर एक एलिमेंट के लिए इस तरह से वाई की वैल्यू को प्लेन में नोट करते जाएंगे। एंड जो भी इन डॉट्स से कनेक्टेड, जो जो भी इन डॉट्स के थ्रू ग्राफ बनेगा वही हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि अब हमें ये एक ग्राफ गिवन है, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा इसको इस तरह से टेस्ट किया जाता है कि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर ये जो लाइन है सिर्फ और सिर्फ एक जगह कट करे ग्राफ को, तो वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। बट अगर कोई भी एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है जो कि ग्राफ को दो जगह पर कट कर रही है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये देखिए कि जो ए की वैल्यूज है एक्स, इसके लिए हमें यहाँ पर भी एक मैपिंग मिल रही है, यहाँ पर भी एक मैपिंग मिल रही है। बट हम जानते हैं कि जो मैपिंग होती है वो यूनिक होती है, तो इस वजह से ये एक फंक्शन नहीं होगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ जब भी हमें दिया जाता है तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं कि वो एक फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर इसके बाद हमने बात की थी फंक्शंस के टाइप्स के बारे में। तो पहला जो हमारा टाइप था वो था हमारा इंजेक्टिव फंक्शन का। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो पहला जो टाइप था हमारा इंजेक्टिव फंक्शंस का था, इसे हम वन वन फंक्शन भी बोलते हैं। तो लेट्स से कि एफ हमारा ए से बी में एक फंक्शन है फॉर ऑल ए वन कोमा ए टू बिलोंग्स टू ए के लिए, अगर इफ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू है, दिस इंप्लाइज ए वन इज इक्वल टू ए टू। मतलब कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ए के सेम जगह पर मैपिंग कर रहे हैं तो वो दोनों एलिमेंट सेम ही होंगे। मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट एफ ऑफ ए वन या एफ ऑफ ए टू किसी एक जगह पर मैपिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो ए वन इज इक्वल टू ए टू होगा, और अगर ए वन इज इक्वल टू ए टू नहीं है तो इट्स नॉट ए इंजेक्टिव। तो कुछ इस तरह से हम इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन को वन वन फंक्शन भी बोला जाता है। इस फिर हमने इसकी काउंटिंग के बारे में भी बात की थी कि टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। तो काउंटिंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम बाकी और दूसरे जो भी फंक्शन है वो सारे देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारा था मैनी वन फंक्शन।
तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जो कि नॉट इंजेक्टिव, मतलब कि देयर एग्जिस्ट a1 नॉट इक्वल टू a2 सच दैट f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2, मतलब कि कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम जगह पर मैपिंग कर रहे होंगे, तो उसे हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन को ही हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि अगर बी के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करे, मतलब कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट x इज बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब कि y कोई भी एलिमेंट है b का, तो उसके लिए x एज ए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे हाँ ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोडोमेन है वो हमारा रेंज के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा सरजेक्टिव फंक्शन है। सरजेक्टिव फंक्शन के बाद हमारा आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, जो कि नॉट ऑन टू हो, मतलब कि देयर एग्जिस्ट सम y इज बिलोंग्स टू b such that there does not exist any free image of y, या फिर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर ना हो, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन है। इसके बाद था हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो कि हमारा इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव दोनों हो। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इन सारे फंक्शंस को। काउंटिंग की बात जो हमने की थी, वो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इन पर बेस्ड, तो वहां पर हम लोग इनकी काउंटिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आती है कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव है या फिर नहीं है, या फिर फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए कि कोई भी फंक्शन है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, तो हमें ग्राफ के थ्रू अगर देख करके बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब जो ये लाइन है, अगर फंक्शन को दो जगह पर कट कर रही है, दैट मीन्स फंक्शन हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन हमारा इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक हमारा x1 है, यहाँ पर हमारा एक x2 है, तो x1 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, मैपिंग सेम जगह कर रहा है, और x2 भी उसी जगह पर मैप कर रहा है, दोनों की वैल्यू x1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू हमारी सेम ही आ रही है, इसलिए ये फंक्शन हमारा नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। और अगर हर एक पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस के लिए ये सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा हो ग्राफ को, तो उस केस में फंक्शन हमारा इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए हम लोग लाइन तो ड्रॉ करते हैं, बट हम लाइन जो कि है डोमेन में ही रेस्ट्रिक्ट रखते हैं। अगर डोमेन की हर एक वैल्यू पर कोडोमेन को वो कट कर दे, तो उस केस में हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन हमारा कहाँ से है, आर से, आर में है। ठीक है,
इसका ग्राफ कुछ कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन आर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो वाई को कहीं पर भी कट नहीं करेगी, जबकि हमारा कोडोमेन तो आर है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज तो होनी चाहिए थी ना। बट हाँ, आउटपुट में पूरे की पूरे आर में से वैल्यूज नहीं आएंगी, ये कभी भी हमको नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा, इसलिए ये जो लाइंस हैं ये ग्राफ को कट नहीं कर रही हैं, तो इस केस में फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। इस तरह से चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें बोलता कि ये जो फंक्शन है आर प्लस यूनियन जीरो से बिलोंग कर रहा है, इसका अगर कोडोमेन हमने चेंज कर दिया होता, इसका कोडोमेन हमने बोल दिया होता कि आर आर प्लस यूनियन जीरो, इन दैट केस हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कोडोमेन है इसमें लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हर एक जगह कट कर देगा ग्राफ को, तो ये हमारा यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो इस तरह से ग्राफ के थ्रू हम चेक करते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है, कि ऑन टू है कि नहीं है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड चीज की, जो कि था हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है कि लेट्स से एक्स हमारा वेरिएबल है, तो एक्स के रूट ले लीजिए या फिर एक्स की पावर, और फिर इसके बाद प्लस माइनस क्रॉस एंड डिवीजन, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप लेते हो और उसके थ्रू कोई फंक्शन बनाते हो, तो वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है। और ये जो भी टर्म्स होंगी इसमें वो फाइनाइट टर्म्स होंगी, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं बनेगा। तो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन को। इसके कुछ एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जो कि हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं या फिर हमारे रैशनल फंक्शन। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस में कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, ये एक हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस आते हैं वो सारे हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं। इज इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ पर देखिए डिवीजन में आ गया, तो कोई भी फंक्शन हो इस तरह का दिखेगा वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। वो सारे फंक्शन जो कि एल्जेब्रिक नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम देख सकते हैं, या फिर लॉगरिथमिक, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या हाइपरबोलिक। कोई भी इस तरह के फंक्शंस होते हैं वो सारे हमारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। अब जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम जो है वेरिएबल्स के सम की सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वो सीरीज जो होगी वो एक इनफाइनाइट सीरीज होगी, इस वजह से ये सारे फंक्शंस एल्जेब्रिक फंक्शंस नहीं होते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं हमारे पीवाईक्यूज के बारे में। हम लोगों ने चीजें देख ली हैं, रिवीजन कर लिया है, तो अब चीजें समझने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा पीजीटी 2021 से। यहाँ पर हमें दिया है कि फंक्शन फ्रॉम इंटीजर्स टू रेशनल्स है,
डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द पावर एक्स। ये क्या है, हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। लेट्स से इसका नोटेशन तो कुछ ऐसा होता है, ए टू द पावर एक्स, जहां हमारा एज ग्रेटर देन जीरो होता है एंड यहाँ पर भी एज नॉट इक्वल टू वन। देखिए ये जीरो एंड वन पर ये डिफाइंड तो है फंक्शन, ए की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो ये कंप्लीटली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, और वन लेते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बन जाएगा। दोनों ही केसेस में ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, इसलिए हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को नेग्लेक्ट करते हैं। सिमिलर वे में जब कभी हम ए की वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो फिर ये जो फंक्शन होगा ये रियल वैल्यूड फंक्शन बनेगा ही नहीं, हमें वैल्यूज कॉम्प्लेक्स की भी मिलने लगेंगी। इस वजह से हम लोग ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही लेकर चलेंगे। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है इस फंक्शन का। वेन एवर एज ग्रेटर देन वन, ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी एंड एक्स की वैल्यू को जब जब हम इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये भी इंक्रीज करते हुए चलती चली जाएगी एंड ये टेंड्स टू करेगी इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पर ये देखिए ये टेंड करेगी जीरो की तरफ। ठीक है, क्योंकि वन से छोटा कोई भी वन से बड़ा कोई भी नंबर होगा एंड उसकी पावर हम नेगेटिव में लेते जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए देखना चाहो तो माइनस इसकी पावर कर देते हैं हम -2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1/√2। ठीक है, इस तरह से हम इसकी पावर को नेगेटिव में इंक्रीज करते चले जाएंगे तो फिर ये जो होगा हमारा जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा, कम होता जाएगा। और वैसे ही अगर टू की पावर हम इंक्रीज करते चले जाएं तो ये फंक्शन जो होगा इंक्रीज करते हुए चलता चला जाएगा। तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो क्या है, जीरो से जीरो से इंफिनिटी -1। और रेंज क्या है, रेंज है इसका जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, डोमेन तो इसका आर ही हो जाएगा, वो तो ए की वैल्यू थी जो कि हमारी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और नॉट इक्वल टू वन होनी चाहिए। बाकी एक्स की वैल्यू तो हमारी आर में से बिलोंग कर सकती है। देखिए पूरे के पूरे आर पर ये वेल डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन हमारा आर होगा, रेंज कुछ हमारा ये होगा, और को डोमेन हम कोई भी इसका सुपरसेट ले सकते हैं। तो फंक्शन को हम बोल देते हैं एफ आर से आर में, तब हमारा को डोमेन हो जाएगा आर। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग जब हमारा ए लेस देन वन होगा उस केस में भी हम लोग ग्राफ को देख सकते हैं और सारी चीजें एज इट इज ही रहने वाली हैं। उस केस में हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा एंड इस केस में भी हमारा जो डोमेन होगा वो हमारा आर ही रहेगा एंड जो रेंज रहेगी वो भी सेम हमारी जीरो से इंफिनिटी ही रहने वाली है। तो इस तरह से हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द पावर एक्स, जिसका डोमेन इंटीजर है, वो डोमेन एक रेशनल नंबर का सेट है, और हमें बताना है कि ये सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, कैसा दिखेगा ये फंक्शन, उस बारे में बात करनी है। तो लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द पावर एक्स। तो जैसे कि ग्राफ हमने देखा है, टू हमारा ग्रेटर देन वन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा ऑन आर। ठीक है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ जेड पर इसकी वैल्यू देखनी है, तो जेड पर कुछ इस तरह से दिखेगा ये -1 -2 0। तो यहाँ पर कुछ इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर कुछ इसकी वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। वन पर कुछ इसकी वैल्यू यहाँ आएगी,
टू पर यहाँ आएगी, इस तरह से इसकी वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी वैल्यूज होंगी, लेट्स से वन पर ये, हाँ वन पर ये क्या देगा हमें, टू, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू आएगा, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू हमारा फोर आएगा। तो दो से और चार के बीच के जितने भी रेशनल्स होंगे उनकी वैल्यू हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन से नहीं मिलेगी, बट हमारा जो कोडोमेन है वो तो रेशनल्स है, रेशनल नंबर का सेट है, और टू एंड फोर के बीच में भी काफी सारे रेशनल्स आ ही रहे हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फोर, फोर बाई समथिंग ले लो आप, फोर बाई समथिंग 1.2, इन दैट केस ये हमारा एक रेशनल है, और ये वैल्यू हमें इस फंक्शन से नहीं मिल रही होगी। ठीक है, ये हमारा कहीं पर लाई करेगा टू एंड फोर के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शन होगा जो सर्जेक्टिव तो नहीं बनने वाला। ठीक है, और हमने ये बात भी की कि ये जो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए हम कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें तो वो इस फंक्शन को कहीं पर भी दो बार कट नहीं करेगी। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव तो होगा बट सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव को अगर डेफिनेशन से भी हम देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, टू द पावर एक्स वन इज इक्वल टू द पावर एक्स टू। हमने ले लिया है कोई दो पॉइंट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू जेड सच दैट टू द पावर एक्स वन इज इक्वल टू द पावर एक्स टू है। अब देखते हैं यहाँ से हमें आगे जाकर के मिलता क्या है। दिस implies टू द पावर एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, तो इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू जीरो थोड़ी ना आएगा, ये आएगा टू द पावर एक्स वन अपॉन टू द पावर एक्स टू इज इक्वल टू वन। इसे हम लिखेंगे टू द पावर एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वन। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो होगा। ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो ओवरऑल अगर हमने कोई भी दो मैपिंग ली टू द पावर एक्स वन इज इक्वल टू द पावर एक्स टू, तो हमें इन द एंड एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ही मिल गया। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन तो होगा बट सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये एक फंक्शन गिवन है, तो क्लियरली ये एक हमारा रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें हमारे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमारे कोई ना कोई पॉलिनोमियल आए, उसे हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। यहाँ पर हमें इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, क्या है ये, इस बारे में हमें बात करनी है। इसका डोमेन हमारा आर है, वो डोमेन हमारा माइनस वन बाई टू से वन बाई टू है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, एंड हम एक अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि इन दोनों पॉइंट पर जो है हमारा आउटपुट है वो सेम है। तब देखते हैं हमें क्या आगे जाकर के क्या मिलता है। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये हमारा अजम्पशन है। तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या चीज़ें आगे जाकर के मिलती हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंड एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू स्क्वायर, इसको कुछ हम लोग इस तरह से लिख देंगे। एंड देन एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू। अब हम लोग एक अजम्पशन और लेते हैं कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते तो ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन बन जाता। बट हम ये कहते हैं कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें क्या आगे जाकर के मिलता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जो ये क्वांटिटी होगी ये जीरो के बराबर नहीं होगी, तो हम इनको कट कर सकते हैं। तो हमें मिल रहा है कि एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, अगर हमारा एक्स वन और एक्स टू बराबर भी नहीं है बट एक्स वन
x1 डॉट x2 हमारा 1 है तो हमारा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन जो होगा हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर x1 x2 नहीं है एक दूसरे के इक्वल तो भी हमारा फंक्शन जो आउटपुट वैल्यूज है वो सेम हमें मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि ये इंजेक्टिव तो नहीं है। अब देखते हैं सर्जेक्टिव के बारे में। तो लेट्स से कि y जो है हमारा आउटपुट है इस फंक्शन का x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह से दिखेगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ b, तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ इस तरह से हमारा ये जो सॉल्यूशन होगा वो दिखेगा। तो ऑफ कोर्स ये y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, एंड जो अंडर रूट में आने वाली वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हमें इस x का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, यहाँ से हमें मिल रहा होगा 1/4 इज लेस और इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। ठीक है, तो जब कभी y हमारा -1/2 से 1/2 के बीच में होगा हमें x की कोई ना कोई वैल्यूज मिल रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा हमारा वो हमारा -1/2 से 1/2 की हर एक वैल्यू के लिए हमें r में कोई ना कोई प्रीमेज जरूर देगा। तो ये जो फंक्शन है हमारा सर्जेक्टिव तो होगा बट इंजेक्टिव नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फंक्शन 0,3 से 1,29 तक। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग इसके बारे में हमें बताना है कि 1 1 है, ऑन 2 है कि क्या है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन या जनरल मेथड से जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, ट्रिक लगानी पड़ेगी कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी वैल्यूज़ एफ ऑफ जीरो पर हमें क्या मिल रही है। एफ ऑफ जीरो पर हमें वैल्यू मिलेगी 1, एफ ऑफ 1 पर हमें वैल्यू मिलेगी 24, एफ ऑफ 2 पर हमें वैल्यू मिलेगी 29 एंड एफ ऑफ 3 पर हमें वैल्यू मिलेगी 28। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट आपको इसमें वैल्यूज पुट करके देखनी है। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल हमारा होता है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में हम लोग आगे जाकर के डिटेल में बात करेंगे और आपको आइडिया भी होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। ये कंटिन्यूअस कहाँ होता है, आर क्यूब पर। तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक वैल्यू यहाँ मिल रही है और एक वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर यहाँ मिल रही है और यहाँ पर मिल रही है पॉलिनोमियल के थ्रू, तो इन दोनों के बीच की भी सारी वैल्यूज हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो सकता। अगर ब्रेक होगा तो वो वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की भी सारी वैल्यूज हमें ये पॉलिनोमियल दे रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें देखिए यहाँ पर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 है और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 29 है। तो 1 पर हमारी वैल्यू आ रही है, जीरो पर हमारी वैल्यू आ रही है 1 एंड 2 पर हमारी वैल्यू आ रही है 29। ठीक है, तो
यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो सारे हमें मिल रहे होंगे, तो इसलिए इसका जो रेंज सेट है वो बिल्कुल 1,29 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 28 है, तो 28 यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो ये फंक्शन को इस तरह से आना ही पड़ेगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये इसको दो जगह पर कट करेगी, विच मीन्स कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू भी हमें 28 मिलेगी, 3 पर भी हमें इसकी वैल्यू 28 मिल रही है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा बट ऑन टू होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने अगर इन सभी की वैल्यूज निकाल करके एक तरीके से देखा, एक ट्रिक को यूज में लिया, कुछ आइडिया लगाया, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो गया। हर बार आप लोग डेफिनेशन लगा करके देखोगे तो वो सारी चीजें हर जगह पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने के लिए काफी कम टाइम मिल रहा होगा, तो इस तरह से भी आप चीजों को देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ए एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी एन है और बी एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी हमारी एम है, देन टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि कितने पॉसिबल फंक्शंस हैं। तो हमने ये लास्ट क्लास में भी देखा था, वापस से देख लेते हैं। ए एन, ये सारे एलिमेंट्स हैं ए के, बी वन बी टू एंड बी एम, ये हमारा सेट है किसका, बी का। तो यहाँ पर ए वन के पास कितनी चॉइसेस है टोटल, एन चॉइसेस, एम चॉइसेस। सिमिलरली ए टू के पास कितनी चॉइसेस है हमारे पास, एम चॉइसेस, क्योंकि ये इनमें से किसी भी एलिमेंट पर मैप कर सकता है। एंड सो ऑन, ए एन के पास कितनी चॉइसेस है हमारे पास, एम चॉइसेस। तो इस तरह से ये एन टाइम्स आएगा और हमारी जो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग होगी वो एम टू द पावर एन आ जाएगी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर हमें कार्डिनलिटी ऑफ ए गिवन है 4 है, कार्डिनलिटी ऑफ बी गिवन है हमें जो कि है 3, और हमें सर्जेक्टिव मैपिंग बतानी है। तो इसमें कुछ भी नहीं, हमें बस सर्जेक्टिव मैपिंग का जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप कितने होते हैं उसे लगा देना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आर इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1 टू द पावर एन माइनस आर, एन सी आर, आर टू द पावर एम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या थी हमारी, एम थी, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या थी, एन थी। ठीक है, तो हमें बस इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, एम की जगह 4 रख देना है एंड एन की जगह 3 रख देना है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर ही लेते हैं। -1 टू द पावर, आर की वैल्यू 1 से लेकर के हमें 3 तक रखनी है। यहाँ पर एन माइनस आर, एन क्या है हमारा 3 है, 3 सी आर, एंड आर की वैल्यू हमारा जो भी हमारी आर की वैल्यू आएगी उसकी पावर 4 हमें करनी है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 0 से 1 नहीं है, 1 से 3 है, तो जब हमारा आर की वैल्यू 1 है तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 3 - 1 हमारा आएगा ये 2, 3 सी 1 1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 - 2, जब हमारा आर इज इक्वल टू 2 है, तो उस केस में यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 3 सी 2 एंड टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3, अब की बार 3 रखेंगे आर की जगह तो ये 0 आ जाएगा, 3 सी 3 एंड 3 टू द पावर 4।
ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या बनेगा, 3c1 क्या आएगा हमारा, 3c1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, सिमिलरली 1 टू द पावर 4 हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ से तो ये हमें मिला 3, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेम वैल्यू ही मिलेगी 3, एंड टू द पावर 4 हमारा क्या बनेगा 16, प्लस यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर -1 टू द पावर 1 है ना, तो नेगेटिव आएगा। -1 टू द पावर 0 है, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 1, एंड 3c3 अगेन हमारा 1 हो जाएगा। ये 3 टू द पावर 4 हमारा क्या आएगा 81, 16 मल्टीप्लाई बाई ये माइनस का 48, 3 प्लस 81, तो ये हमारा कुछ बनेगा 36। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से बस हमें वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर और हमें सर्जेक्टिव मैपिंग मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। अब देखते हैं, हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में, हमारा जो डोमेन है वो भी आर है, कोडोमेन भी हमारा आर है, फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो हमें पूछ रहा है कि ये बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव है या नॉट बाइजेक्टिव है। तो इसका डायरेक्टली हम ग्राफ अगर देखें तो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमें दो जगह पर कट करती हुई दिखाई देगी, तो ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन तो नहीं होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है इस फंक्शन को कहीं पर भी कट नहीं करेगी। तो कोडोमेन हमारा आर है, तो हमें आर की हर एक वैल्यू पर हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए ना, बट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो नेगेटिव, ठीक है, हाँ, कोई भी वैल्यू ले लो तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर से हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ये जो आउटपुट होगा ये बिलोंग्स टू आर प्लस यूनियन 0 ही होगा। ठीक है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये बाई सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, और क्योंकि देखो इंजेक्टिव फंक्शन क्यों होगा, ये सेम आप इस तरह से भी देख सकते हो या फिर इस तरह से भी देख सकते हो, -2 पर भी एफ ऑफ -2 भी आपको 4 ही मिलने वाला है और एफ ऑफ 2 भी आपको 4 ही मिलने वाला है। तो दो डिफरेंट वैल्यूज पर आपको आउटपुट सेम मिल रहा है, तो इसलिए ये इंजेक्टिव भी नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव की तो बात ही खत्म हो गई, तो फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए, इसको कुछ इस तरह से हम निकालेंगे, ये हमारा बराबर होगा एफ ऑफ यहाँ पर 2 की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम लोग एफ की वैल्यू 3 पर फाइंड करते हैं। 3 पर हमारी ये वैल्यू होगी, 3 पर हमारी ये वैल्यू होगी 4 अपॉन 3 माइनस 1, ये हमारा 2 आ जाएगा। ये अगेन हमारा एफ ऑफ 2 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा। तो कुछ नहीं, आपको बस 2 की वैल्यू रखनी है एंड देन जो भी आउटपुट मिले उसकी वैल्यू वापस से फंक्शन में रखनी है, एंड जो भी फिर आउटपुट मिले उसकी वैल्यू वापस से फंक्शन में रखनी है। तो बस वैल्यूज रखते चले जाना है, आपका आंसर आ जाएगा जो कि 3 होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो ये जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन है, यहाँ भी पॉलिनोमियल है, यहाँ भी पॉलिनोमियल है। इन जनरल जो इस तरह के जो हमारे फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जब कभी इस तरह के फंक्शंस का हमें डोमेन फाइंड करने को बोला जाए तो हम सबसे पहले तो इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं एंड देन इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों फंक्शन ही डिफाइन नहीं होंगे कहीं पर तो वहां पर ये पूरा फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए इनके वो सारे कॉमन पॉइंट लेते हैं
जहां पर फंक्शन डिफाइन है, एंड इसमें से हम हटाते हैं जीरोज ऑफ G1। ये क्यों हटाया हमने? क्योंकि जहां कहीं पर भी जी हमारा जीरो हो जाएगा वहां पर ये फंक्शन वेल डिफाइन बचेगा ही नहीं, इसलिए हम इसके जीरोज को हटा देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है तो ये इसका डोमेन हमारा आर हो जाएगा, सिमिलरली इसका डोमेन भी हमारा आर हो जाएगा। तो आर इंटरसेक्शन आर, तो हमारा आर ही आ गया। अब इसमें से हमें हटाना है इसके जीरोज, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जो भी हमारी एक्स की वैल्यूज मिलेंगी हमें उसको हमें आर में से हटा देना है। तो ये हमारा आ जाएगा कुछ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिली थ्री एंड माइनस ऑफ टू। तो हम यहाँ से डोमेन फाइंड करने के लिए इसको इसमें से हटा देंगे, थ्री एंड माइनस टू का। तो ये हमारा डोमेन बन जाएगा एफ का। ठीक है, इस तरह से हम डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो साइन का जो फंक्शन है ये हमें इसके बारे में पता है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होती है। तो इस फंक्शन की रेंज को हम लिख लेते हैं साइन ऑफ टू एक्स इज लेस और इक्वल टू माइनस वन, ग्रेटर और इक्वल टू माइनस वन एंड लेस और इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन है माइनस ऑफ साइन ऑफ टू एक्स की भी जो रेंज होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, यहाँ से हम अब इसमें फोर ऐड कर देते हैं। फोर ऐड करने पर हमें मिलेगा कुछ ये इनइक्वलिटी। यहाँ पर देखिए ये जो पूरी की पूरी, हाँ पूरा की पूरा जो ये फंक्शन है ये थ्री और फाइव के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं आ रहा है या फिर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ रही है। तो ये जो इनइक्वलिटीज है इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम चीजें चेंज करेंगे। तो ये देखिए कि जैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि थ्री इज लेस और इक्वल टू फोर माइनस साइन ऑफ टू एक्स। यहाँ से हमें मिलेगा वन अपॉन थ्री इज लेस और इक्वल टू वन अपॉन थ्री ग्रेटर और इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस साइन ऑफ टू एक्स। डिनोमिनेटर में ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू किसी की भी जीरो के बराबर नहीं है। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा वन अपॉन फाइव लेस और इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस साइन ऑफ टू एक्स। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें मिलेगा वन अपॉन फोर माइनस ऑफ साइन टू एक्स इज लेस और इक्वल टू वन बाई थ्री एंड ग्रेटर और इक्वल टू वन बाई फाइव। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ से हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमने किया क्या, हमने बस जो जिस फंक्शन के बारे में हमें पता था उसके रेंज को लिखा एंड जो भी फंक्शन गिवन था उसको हमने बना लिया, उसके लिए इनइक्वलिटी फाइंड कर ली। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, रेंज इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर भी हमें डोमेन फाइंड करना है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक जी ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ पर एच ऑफ एक्स गिवन है। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है D1, इसका फाइंड करना है D2 एंड देन हमें D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस करना है जीरोज ऑफ एच ऑफ एक्स। ये हमारा क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ। D1 क्या आएगा हमारा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लॉग जो फंक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, लॉग का लॉग ऑफ एक्स जो होता है उसका डोमेन हमारा होता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, किसी भी नेगेटिव वैल्यूज पर या फिर जीरो पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए एक्स की जगह हमारा है एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो वो सारी एक्स की वैल्यूज आएंगी जहां पर एक्स प्लस थ्री हमारा ग्रेटर देन जीरो है। तो ओवरऑल हमारा ये क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री।
ये सारी हमारी वैल्यूज आ जाएंगी इस पर्टिकुलर डोमेन में, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -3 टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या आ गया, D1 आ गया। इसी तरह से हम D2 जब फाइंड करेंगे तो D2 हमारा R आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम इसकी जीरोज फाइंड कर लेते हैं कि इसकी जीरोज क्या है। D1 इंटरसेक्शन D2 तो हमारा -3 टू इन्फिनिटी ही आ जाएगा। जीरोज ऑफ एच ऑफ एक्स फाइंड करते हैं कि ये क्या आएगा, x² + 3x + 2 को हम जीरो के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा x + 1 एंड x + 2 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली -1 एंड -2। इन दो वैल्यूज पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो रहा होगा, तो इन दोनों वैल्यूज को हम जब D1 इंटरसेक्शन D2 में से हटा देंगे तो हमें मिलेगा हमारा डोमेन, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ से -1 एंड -2 को हमने -3 इन्फिनिटी में से हटा दिया है। तो इस तरह से हम इस तरह के फंक्शंस का डोमेन फाइंड कर सकते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम फंक्शंस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस एंड कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, एंड देन उनके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और कोई डिटेल आपको चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट हैं। किसी भी तरह की डिटेल के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी नोट्स हैं इन सारे चीज़ों के, वो हमने हमारे ऐप में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको हमारे जो भी नोट्स हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ हमने टेस्ट भी अपलोड किए हैं, तो वहाँ जाकर के आप हमारे टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आपको चीज़ें कितने अच्छे से समझ आ रही हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल में आपको हमारी जो भी आने वाली वीडियोज होंगी, जो भी कोर्सेज होंगे, उससे रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन भी कर सकते हैं, एंड वहीं पर ही हम लोग आपको ये जो पीपीटी रहेगी क्लास की वो भी अवेलेबल करवा दिया करेंगे। एंड जो भी हमारी डीपीपी वगैरह रहेगी वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया करेंगे। डीपीपी एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बात